हाँ जी, चैप्टर चल रहा जी अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर अपनी जो टाइप चल रही है वो चल रही है जी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर अपनी टाइप जो है वो चल रही है जी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, मतलब अब शुरू होगी, चल तो क्या रही है। इसके अंदर हमने क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं वो सम और लिटल, जो अपने लिटल और फ्यू जो अपन ने कल पढ़े। लिटल और फ्यू जो अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था वो क्वांटिटेटिव की ही एक टाइप थी। ठीक है जी, उनको क्वांटिफायर भी कह देते हैं लोग। ठीक है, अच्छा जी, आज अपन पढ़ रहे हैं सम और एनी को। आज अपन पढ़ रहे हैं सम और एनी को। बुक्स वगैरह में इसको कैसे पढ़ाया जाता है? बुक्स वगैरह में ऐसे पढ़ाया जाता है कि भैया सम को पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं और एनी को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। जब पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं तो सम लगाते हैं, एनी को यूज करते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। सीधे सीधे 2-3 सेंटेंस करा दिए जाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है मार्केटिंग की फील्ड का? क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है मार्केटिंग की फील्ड का? तो इंटरोगेटिव है तो एनी आ गया जी। अच्छा, नहीं मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो एनी आ गया जी। हाँ मुझे कुछ एक्सपीरियंस है जी तो सम आ गया जी। सिंपल सा ऐसे फंडा पढ़ा दिया जाता है कि अच्छा ये पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सम लगाते हैं, नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो एनी लगाते हैं। फिर कुछ और सेंटेंस पढ़ा दिए जाते हैं जैसे कि ये। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक सवाल है, हाँ क्या? यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्वेश्चन है, क्या आप कुछ मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे? क्या आप कुछ मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे? लेकिन फिर भी यहाँ पे सम आएगा। फिर वहाँ पे और ऐसे नीचे वाले में, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? ये भी इंटरोगेटिव है लेकिन फिर भी यहाँ सम आएगा। फिर वहाँ पे एक्सेप्शन, बड़ा बड़ा ऐसे बोल्ड करके लिख रखा होगा एक्सेप्शन। अगर किसी को कोई खाने पीने की चीज़ ऑफर करी जाए या किसी से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से कुछ मांगा जाए तो इंटरोगेटिव में भी सम आ सकता है। फिर एक ऐसा सेंटेंस लिखा मिलेगा कि मैं कोई भी नौकरी छोड़ सकता हूँ, मैं कोई भी नौकरी छोड़ सकता हूँ अगर मेरी कंपनी मुझे 5 लाख रुपए महीने के देने लग जाए। मैं कोई भी नौकरी छोड़ सकता हूँ अगर मेरी कंपनी मुझे 5 लाख रुपए महीने के देने लग जाए। ये कोई भी, कुछ भी, ऐसा वाला सेंस, नो मैटर व्हाट वाला सेंस आने लग जाए तो भैया एनी ही आता है, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो। ऐसे तो कितना रटना पड़ जाएगा यार, कितना एक्सप्रेशन, मतलब कितनी एक्सेप्शन रटनी पड़ जाएंगी बच्चे। इसके अंदर सम और एनी के अंदर कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं है। सम और एनी को अगर आप ऐसे ग्रामर में बांधने की कोशिश करोगे तो फिर रटते ही चले जाओगे। इसको सिंपल मीनिंग से कर सकते हैं कि सम का मीनिंग कुछ होता है, सम का मीनिंग होता है कुछ जैसा और एनी का मतलब होता है कोई जैसा। जब ये एडजेक्टिव होते हैं, जब ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जैसा काम करते हैं तो इसका मतलब कुछ जैसा होता है और इसका मतलब कोई होता है। ये कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं है सम और एनी का। और मुझे नहीं लगता अगर किसी बच्चे ने जिंदगी में थोड़ी भी कभी रीडिंग करी होगी तो उसको इसके लिए किसी रूल की जरूरत है। वो पढ़ते ही पता चल जाएगा, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? एनी आएगा ना सर। अच्छा, नो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, यस आई हैव सम एक्सपीरियंस। बच्चों को इसके लिए किसी रूल रट्टे की जरूरत ही नहीं है। फिर भी जिनको जरूरत है भी तो बच्चे रट्टे से मत करो, इसको मीनिंग से कर लो। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है इस फील्ड का? कोई वाला मीनिंग देना है तो एनी आ जाएगा। नहीं जी मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एनी आ जाएगा। हाँ मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है इस फील्ड का तो सम आ जाएगा। अगर आपको कुछ वाला मीनिंग देना हो तो सम लगा लिया करो, कोई वाला मीनिंग दे रहा हो तो एनी लगा लिया करो। अब ऐसे ही जैसे ये वाला सेंटेंस है, क्या आप कुछ मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे? क्या आप कोई मिठाई, कि क्या आप कुछ मिठाई खाना मतलब क्या आप कुछ मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे? कोई घर पे आता है तो उसको क्या कहते हो? क्या आप कुछ मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे? कुछ वाला मीनिंग है तो ये आ गया। क्या तू मुझे कुछ पैसे उधार देगा कि कोई पैसे उधार देगा? आई मेरी कुछ बात समझ में? मैं कुछ भी नौकरी छोड़ सकता हूँ कि कोई भी नौकरी छोड़ सकता हूँ? मैं कोई भी नौकरी छोड़ सकता हूँ अगर मेरी कंपनी मुझे 5 लाख रुपए देने लग जाए महीने के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनी आ जाएगा। तो सम और एनी बच्चे, फिर बता रहा हूँ, सम और एनी को ग्रामर से बांधने की कोशिश करोगे तो एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन रटनी पड़ेंगी आपको। दुनिया जहान की एक्सेप्शन इकट्ठी हो जाएंगी क्योंकि इसका ग्रामर की कोई बात ही नहीं है। इसके अंदर बात है प्योर मीनिंग की, कि कुछ वाला सेंस देना हो तो सम लगाते हैं, कोई वाला सेंस देना हो तो एनी लगाते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? अच्छा, इन तीनों सेंटेंसेस को ब्रेक करेंगे, इन तीनों सेंटेंसेस को तोड़ेंगे, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक बार पहले आगे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हैं क्योंकि एडजेक्टिव चैप्टर का तो कॉन्सेप्ट यही है ना। वो जो हम तोड़ के करते हैं वो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करते हैं, और इसमें ऐसा कोई ग्रामर का कॉन्सेप्ट है नहीं कि तोड़े बिना वो समझ में नहीं आ रहा। ये तो प्योर मीनिंग वाली बात थी, तो तोड़ेंगे, इस पे अभी लौट के आएंगे, तोड़ेंगे बाद में। नेक्स्ट पे आओ। अब जरा ये वाले सेंटेंस को देखने की कोशिश करो।
क्या लगता है आपको पहले वाले में क्या आएगा, ऊपर वाले में? हाँ जी। एक तो यहाँ पे चीज, दो चीजें मुझे बतानी है। आप इस पे भी आने से पहले एक बार ये वाले को देखो, ये जो बीच वाला सेंटेंस है ना, एक बार इसको देखो, फिर उस पे आएंगे। एक बार बीच वाले सेंटेंस को देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पे सम आएगा कि एनी आएगा। ये जो बीच वाला सेंटेंस है इसमें आपको क्या लगता है क्या आएगा? सर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दोनों आ सकते हैं, पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग से आ रही है सर दोनों आ सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, दोनों आ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा इसको ग्रामर में बांध लो, रट्टे पे रट्टे बिठा लो। बच्चे इसका ग्रामर वाली बात ही नहीं है, इसमें प्योर बात है मीनिंग वाली कि सामने वाला क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है। आपको किसी बुक में या किसी पेपर वेपर में ये वाले सेंटेंस नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकली ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। पेपर में आपको नज़र नहीं आएगा, बुक में भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों ठीक है। सामने वाले पे डिपेंडेंट है। अगर मैं ये कहना चाहूँ अगर तुझे कुछ दिक्कत है, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तुम मुझे बता सकते हो। यानी मान लो एक टीचर मान लो पढ़ा रहा है क्लास में, दो बच्चे खुसर पुसर कर रहे हैं। मैं क्या इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम, भाई अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ, तब तो मैं सम लगाऊंगा। एक मान लो किसी को ऐसी सेंस देनी हो, यार तेरे को लाइफ में कोई भी दिक्कत आए, पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर तेरे को कोई दिक्कत आए मुझे बता सकता है तू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तुझे कोई भी दिक्कत है, तुझे कोई भी दिक्कत है तो तू मुझे बता सकता है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे सम और एनी दोनों ठीक है, यानी बोलने वाले पर डिपेंडेंट है कि क्या लगेगा, वो कैसी सेंस देना चाह रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। अगली बात जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, अगली बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बार ये नीचे वालों को देखो। इस बार क्या है, सम और एनी एडजेक्टिव नहीं है, इस बार सम और एनी एडजेक्टिव नहीं है, इस बार ये प्रोनाउन है। ये मतलब सम और एनी से बने हुए प्रोनाउन है ना। एनीथिंग का मतलब होता है, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। इस बार ये प्रोनाउन हो गए, ध्यान रखना। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, और समथिंग का मतलब होता है कुछ। इस बार ये प्रोनाउन हो गए तो इनकी हिंदी भी चेंज होगी, मीनिंग भी चेंज हो गया। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। और आई कैन डू समथिंग, आई विल डू समथिंग फॉर यू, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। अब यहाँ पे पहले आप इस सेंटेंस को पढ़ो क्या आएगा इसमें, और फिर आप इसको पढ़ो क्या आएगा इसमें, बताओ मुझे। इस बार ये प्रोनाउन है भाई, एनीथिंग समथिंग, अगर आपको याद हो तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होते थे, अगर आपको याद है तो। हाँ जी, इसमें बच्चे दोनों ठीक है, ठीक है। सामने वाले पे डिपेंडेंट है। मान लो कि आप गए एक दुकान से, आपने कोई सामान लिया था, आप बदलवाने गए, आप वापस करने चले गए। दुकान से आपने कोई सामान लिया, वापस करने चले गए। उसने कहा यार वैसे तो हमारी कोई मतलब ऐसे सामान वामान ही है, बताओ देख, दाल खुली हुई, तूने पैकेट खोल लिया, आप कैसे वापस करूँ मैं, वापस तो नहीं हो सकती। ठीक है, वो कह रहा प्लीज़ यार देख समझ ले यार, है ना, मम्मी ने भेजा था, मम्मी ने उड़द की दाल बोली थी, मैं ये ले गया, घर जाके मैंने पैकेट खोला तो मम्मी बाद में भाई डांट पड़ेगी यार समझ। कह रहा चल ठीक है, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, आई कैन डू समथिंग फॉर यू, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ, या मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, वैसे तो देख पैकेट वाली तो 120 रुपये किलो है, खुली वाली 80 रुपये किलो है, तो मैं इसको खुली वाली के रेट में वापस ले लेता हूँ, तो मैं तेरे लिए कुछ कर देता हूँ। आई कैन डू समथिंग फॉर यू, समथिंग लगाओगे तो ये वाला मीनिंग आएगा। और एक दूसरा, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मान लो तुम्हारी एक दोस्त है कॉलेज में, स्कूल में, है ना। अब वो तुम्हें कह रही है यार मेरे पेपर पास आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, यार मेरी प्रैक्टिकल फाइल अभी तक पूरी नहीं है, तो पूरी कर देगा प्लीज़ यार, सुनील प्लीज़ पूरी कर देगा। उधर से तुम क्या कर रहे हो, अरे कैसी बात कर दी, प्रैक्टिकल फाइल, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
और उसके पास तुम्हारे जैसे कई हैं। तो आई कैन डू समथिंग और एनीथिंग फॉर यू, आई कैन डू समथिंग और एनीथिंग फॉर यू दोनों आ सकते हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। ये लास्ट वाले दोनों सेंटेंसेस आपको, ये लास्ट वाले दोनों सेंटेंसेस आपको कहीं किसी बुक में, कहीं कोर्सेज वगैरह में नहीं पढ़ाए जाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चे को तुम कह दो कि सेंटेंस का मीनिंग पढ़ के अपना दिमाग यूज करके लगा ले बच्चा, फिर वो कहता है सर अपना ही दिमाग यूज करना होता तो हम आपका कोर्स क्यों लेते। इसलिए सीधा सीधा उसको ऐसे ही सेंटेंस कराओ जिसमें वो जो रूल रट्टा टीचर बता रहा है वो लगता हो। ऐसे सेंटेंस दिखाओ ही मत, क्योंकि जैसे ही तुम कह दोगे किसी को भैया अपना दिमाग लगा, सेंटेंस देख, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। फिर बच्चों के एक और अतरंगी सवाल, सर पेपल में दोनों आ आए तो किसको पल एप्पल कर लेंगे। अरे क्यों आएगा ये दोनों? उसका काम तेरी नॉलेज टेस्ट करना है, तेरे स्वाद लेना थोड़ी है। जब ये दोनों ठीक है तो इसमें पलैपल प्लूपल का कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों ठीक है भैया, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। क्लियर? लेकिन इस सेंटेंस में आपके पास हिंट है कि क्या लगेगा, बताओ क्या लगेगा। हाँ जी, आई कैन डू, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। सॉरी, तुम्हारे लिए नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं सिर्फ उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए। ये जो जस्ट है ना, ये जो जस्ट है, इससे पता चल रहा है लड़का हाथ से गियो। ये जो जस्ट है ना, इससे पता चल रहा है ये लड़का हाथ से जा चुका है, सिर्फ उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए। इससे पता चल रहा है ये तो माँ के जेवर बेच के भी उसको लैपटॉप गिफ्ट कर देगा। हाँ कि ना? ये जस्ट बता रहा है कि लड़का हाथ से जा चुका है। तो यहाँ पे एनीथिंग आएगा। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने आपको सम और एनी में क्या पढ़ाया। मैंने कहा भैया किताबों में ऐसे रटा रखा होता है, सम आता है पॉजिटिव में, एनी आता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में, फिर दुनिया जहान की एक्सेप्शन लिख रखी होती हैं, खाने पीने की चीज़ ऑफर करें तो इंटेरोगेटिव हो तो भी सम आ जाएगा। ये वो ऐसे रूल आप किताबों में आप देखोगे, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको पता होगा। सिंपल सा फंडा होता है बच्चे, सम माने कुछ होता है, एनी माने कोई होता है, मीनिंग से इसको करते हैं, इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है इस फील्ड का? नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है। क्या आप कुछ मिठाइयाँ खाना पसंद करेंगे? क्या तू मुझे कुछ पैसे उधार देगा? मैं कोई भी नौकरी छोड़ सकता हूँ। कुछ, जब कुछ वाला मीनिंग आ रहा हो तो सम लगा लिया करो, कोई वाला मीनिंग आ रहा हो तो एनी लगा लिया करो। क्या ऐसा भी हो सकता है सर दोनों का भी सही हो जाए? हाँ बच्चे, हो सकता है, पेपर में नहीं आएगा, लोड मत लियो। ठीक है? अब एनी और सम से बने हुए प्रोनाउन भी होते हैं, एनी और सम से प्रोनाउन भी बनते हैं, एनीथिंग समथिंग, है ना? तो उनके ये वाले मीनिंग होते हैं। आराम से मीनिंग देख लिया कर, जिसकी तुझे जरूरत लगे लगा लिया कर। यहाँ पे दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पता चल रहा है जैसे कि कुछ भी वाला मीनिंग देना है तो फिर एनीथिंग वाला आएगा। क्लियर? अब एक काम करते हैं, ये तो टॉपिक हो गया खत्म। अब अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अब कुछ नया सीखने के लिए, जो नया जानने के लिए, ग्रामर पे अपनी पकड़ बनाने के लिए हम इन दोनों सेंटेंसेस को ब्रेक करेंगे। ठीक है? इसको तीनों को, इन तीनों को ब्रेक करना है और फिर इसको ब्रेक करना है। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, चीज़ें पुरानी रिवाइज होंगी। नया तो क्या सीखोगे, पुरानी चीज़ें रिवाइज होंगी, दिमाग थोड़ा खर्च होगा। ठीक है? करो इन दोनों को ट्राई। पूरे 2-2.5 मिनट रुकूंगा मैं। खुद करने की जो तृप्ति होगी ना यार, उसका कोई मैच नहीं है। अगर तुमने तीनों सेंटेंसेस खुद ब खुद बिल्कुल सही ब्रेक कर दिए ना, तो उस तृप्ति का कोई मैच नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। करो ट्राई।
खाली मत बैठो यार, ब्रेक करो, ट्राई करो। हाँ जी, कर लिए भाई। आओ अब मैं बता देता हूँ। वुड मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करता है, तो साफ लिखता हूँ। वुड मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करेगा। यू सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब। वुड यू लाइक, लाइक व्हाट, क्या पसंद करेंगे, क्या क्या पसंद करेंगे, खाना। टू हैव, यहाँ पे हैव जैसे आई एम हैविंग डिनर, खाना खा रहा हूँ, वो वाला मतलब है हैव का यहाँ पे ना। तो यहाँ पे वुड यू लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव, तो ये जो टू हैव है ये इन्फिनेटिव है, नाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। ठीक, इन्फिनेटिव है, नाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। लेकिन आपको अगर याद हो तो ये सेमी वर्ब होता है, अर्धवर्ब होता है। इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं। तो ये स्वीट्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। कुछ याद आ गया। और यहाँ पे सम और एनी जिसका आप यूज करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बोलो जी, क्लियर हो गया। ऐसे ही इस सेंटेंस को देखो जरा। वुड क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। यू सब्जेक्ट बन गया और लैंड मेन वर्ब बन गया। इसका मतलब होता उधार देना। क्या तुम उधार दोगे, क्या उधार दोगे, पैसे। किसको, मुझे। डाई ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ याद आया। मैं फिर बता रहा हूँ, घर में डाई ट्रांजिटिव की फैक्ट्री मत लगा लेना। जो जो मैं बताता जा रहा हूँ सिर्फ उतनी ही याद रखनी है। जैसे गिव हो गया, टेल हो गया, है ना। ऐसे ही आपको कौन सी कराई, सेंड कराई, टीच कराई। ऐसे ही ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट कराई, मेक कराई। सिर्फ उतनी ही आपको याद रखनी है। ऐसे हर वर्ब को डाई ट्रांजिटिव बना दोगे तो काफ़ी सेंटेंसेस के अंदर कंफ्यूजन में आ जाओगे। यहाँ पे ये मी बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मनी बन जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये बन जाएगा आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर हो गई। इस पर जाइए। आई कैन क्विट एनी जॉब, मैं कोई भी नौकरी छोड़ सकता हूँ। आई क्या बन गया, सब्जेक्ट। कैन मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब। क्विट क्या बन गया, मेन वर्ब। क्या छोड़ सकता हूँ, जॉब, तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये एनी क्या बन गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। इफ क्या हो गया जी आपका, इफ हो गया जी आपका कंजंक्शन। माई क्या बन गया, माई बन गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। कंपनी क्या बन गया, कंपनी बन गया सब्जेक्ट नंबर 2। स्टार्ट्स क्या बन गया, वर्ब। इसके आगे का फंडा जबरदस्त है, इसके आगे का फंडा जबरदस्त है। कुछ याद आ रहा है। इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं। इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्धवर्ब होते हैं। ये कि मच्छर सा आ गया यार, इसको मैं हटा देता हूँ ये। अरे मान जा भाई। बहुत फुर्तीला भाई। हाँ जी। इफ यू कैन क्विट, इफ यू कैन, इफ सॉरी, आई कैन क्विट एनी जॉब इफ माई कंपनी स्टार्ट्स पेइंग। कुछ याद आया।
इन्फिनेटिव जिरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। एक जिरेंड कब ऑब्जेक्ट रखेगा कब नहीं रखेगा ये किस बात पे निर्भर होता है? एक जिरेंड कब ऑब्जेक्ट रखेगा कब नहीं रखेगा किस बात पे निर्भर था? ये इस बात पे निर्भर था कि वो जिरेंड कैसी वर्ब से बना है, हाँ कि ना? वो जिरेंड कैसी वर्ब से बना इस बात पर निर्भर था। याद आया? तो बिल्कुल उसी लॉजिक से अगर मान लो मैं एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब से जिरेंड बना दूं, अगर मैं जिरेंड का निर्माण कर दूं एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब से, तो क्या होगा? तो वो जिरेंड भी दो ऑब्जेक्ट रख लेगा। अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस को देखूं, उससे पहले आपको देखो एक आसान सेंटेंस से करवाने की कोशिश करता। अगर मैं कहूं आई लाइक टीचिंग देम इंग्लिश, मुझे उन्हें इंग्लिश पढ़ाना पसंद है, मुझे उनको इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। मान लो कुछ बच्चे हैं बड़े शरीफ से हैं, टाइम से आते हैं, सारी बातें ढंग से समझते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे उनको इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। ठीक है जी। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है। अब ये टीचिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिरेंड है। ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिरेंड है। लेकिन ये क्या है? सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। लेकिन ये क्या है? सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। तो जैसे जिरेंड एक ऑब्जेक्ट रख सकता है, अगर तुम डाई ट्रांजिटिव वर्ब से जिरेंड बना दोगे तो दो ऑब्जेक्ट रख लेगा, हाँ कि ना? ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जिरेंड, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जिरेंड। कुछ याद आया? इन्फिनेटिव जिरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, चाहे तो अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ट्रांजिटिव से बनाओगे तो रखते हैं, इंट्रांजिटिव से बनाओगे तो नहीं रखते हैं। ऐसी से बनाओगे जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो जाती हैं, तो ये भी दोनों हो जाती हैं। और अगर तुम डाई ट्रांजिटिव से बना दोगे तो ये भी दो रख लेगा, क्योंकि ये वर्ब है तभी तो रख पा रहा है। भले ही नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, वर्ब का अंश है, तो जैसे एक रख लेता है वैसे डाई ट्रांजिटिव से बनाओगे तो दो भी रख लेगा। इतनी सी बात थी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो सेंटेंस था ये ऐसे था कि आई कैन क्विट एनी जॉब, मैं कोई भी जॉब छोड़ सकता हूँ इफ माई कंपनी स्टार्ट्स पेइंग। ये पेइंग क्या बना? ऑब्जेक्ट बना, नाउन बना, जिरेंड बना। लेकिन ये क्या है? सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, और पे भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ही पेड मी ₹100, ही पेड मी ₹100, उसने मुझे 100 रुपये दी। ही पेड व्हाट? ₹100 टू हुम? मी। कुछ आई बात समझ में? तो इसमें क्या बनेगा? ये मी तो बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जिरेंड, और ये जो ₹5 लाख है ये बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ जिरेंड। इसमें ये जो पर मंथ का सिंबल लगा रखा है, ये जो पर मंथ का सिंबल लगा रखा है, इसमें क्या होता है? ये है पर मंथ। ये जो ऐसे स्लैश लगा के लिख रखा है ये है पर मंथ। इसमें पर होती है प्रीपोजिशन और ये मंथ होता है इसका ऑब्जेक्ट। और एक छोटी सी चीज और देख लो, एक छोटी सी चीज और देख लो, पर मंथ इक्वल टू होता है, पर मंथ इक्वल टू होता है अ मंथ के। अगर मैं पर मंथ लिख दूं या अ मंथ लिख दूं बात एक ही होती है। अगर कोई बंदा कह दे ही अर्न्स ₹25,000 पर मंथ या ही अर्न्स ₹25,000 अ मंथ, इक्वल एक ही बात है। काफ़ी बार क्या होता है? अ मंथ लगा देते हैं, बच्चों को अजीब लगता है अ मंथ ये क्या होता है, जिंदगी भर उन्होंने पर मंथ सुना होता है। याद रखना इस बात को। एक बार फिर से देखिए मैंने क्या बताया। मैंने यहाँ इसके थ्रू आपको क्या पढ़ाया? वुड यू लाइक टू हैव सम स्वीट्स। लाइक वर्ब का ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट हो गया, इसने अपना ऑब्जेक्ट रख लिया। यहाँ तो वो वाली बात रिवाइज हुई, इन्फिनेटिव जिरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको रिवीजन क्या कराया कि जो लैंड वर्ब है ये कैसी है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से क्या नई बात सीखी आपने कि जिरेंड जैसे एक ऑब्जेक्ट रख सकता है, अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब से जिरेंड बना दूं तो वो दो ऑब्जेक्ट भी रख सकता है। ये बना इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये 5 लाख बना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर ये जो पर मंथ है ये क्या चीज है? पर प्रीपोजिशन है, मंथ ऑब्जेक्ट है। पर मंथ कह दें चाहे अ मंथ कह दें बात एक ही होती है। इतनी सी बात है। हाँ, ये पर मंथ पूरा क्या बन रहा है? पर मंथ क्या पूरा बन रहा है? तो इसको आप एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। जिनके माइंड में ये डाउट आ रहा है तो हाँ, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको कह सकते हो। चलो जी, अब एक काम करो, इसको तोड़ के दिखाओ। एक छोटी सी सलाह बच्चे फिर दे रहा हूँ। काफ़ी बच्चे डाउट्स में वही मेरे इतनी बार बोलने के बाद भी वही चीज़ें कर रहे हैं, है ना? इतनी बार बोलने के बाद भी वही चीज़ें कर रहे हैं। मैंने कहा बच्चे जो सेंटेंस को ब्रेक करना, तोड़ना, ये ग्रामर की नॉलेज के लिए आपको जो कराया जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ते समय ऐसे मत करने लग जाना।
अभी आपका उतना ना तो लेवल हुआ है, अगर आप न्यूज़पेपर का एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस ब्रेक करना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी के कम से कम 3 से 4 साल इंग्लिश को देने पड़ेंगे आपको। आप अभी 15 क्लास लगा के अपने आप को थोड़ा शक्तिमान मानने लग गए हो, वो मत मानिए। आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ग्रामर के लिए वो करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर में सिर्फ आपको मीनिंग और वोकैब ही देखनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। और डाउट के रिप्लाई थोड़ा सा कोशिश करो, रात को ना नोटिफिकेशन अपनी ऐप व्हाट्सएप की बंद कर लिया करो। देख रहे होगे कभी डाउट के रिप्लाई रात को 2:30 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मैसेज होते हैं। मैं रिप्लाई करते 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 मेरे को रात के 2, 2:30, 3 भी बज जाते हैं। लेकिन अब आपको कोर्स लिए काफ़ी दिन हो चुके हैं, देख रहे होगे, मुझे लगता है पिछले कल के रिप्लाई अभी पेंडिंग हो गए, उससे पीछे के एक एक बच्चे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका रिप्लाई नहीं आए, कभी भी नहीं होगा ऐसा। हाँ, टाइम लग सकता है क्योंकि बच्चे मेरे को खुद को ही रिप्लाई करने हैं। आप देख रहे होगे मेरी ऑडियो होती है या लिखा भी होता है, अगर तो पता चल गया होगा कि अमन सर का ही लिखा हुआ और कोई नहीं लिख पाएगा ये बात। तो अपनी तरफ से इस कोर्स को वर्थ इट बनाने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ। शायद मैंने पहले भी बात बोली थी कि इसको आप चाहे घमंड में मत लेना, लेकिन जितने मैं इस कोर्स के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, मैं जितने इन क्लासेस के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, अगर आप उसका 10% भी कर देंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है। तो काम करते रहिए ना, वीडियो देखना, नोट्स बनाना, फिर प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये सारे काम आपको करते रहना है, छोड़ना नहीं है, हिम्मत रखनी, डेडिकेशन रखनी। करिए जरा इसको। इस वाले सेंटेंस को तोड़ के दिखाओ, ऊपर वाले को तोड़ के दिखाओ। जिसका ये सेंटेंस बिल्कुल सही ब्रेक हो जाए ना, जो जैसा अभी मैं ब्रेक करके दिखाऊं बिल्कुल वैसा ही ब्रेक हो जाए, एक नंबर क्रीम बालक हो तुम, ठीक है। जिसका ना हो पाया से डिमोरलाइज नहीं हो जाना, कहीं बनियान वनियान फाड़ के रोड पर लिट गए, तुम्हें भी आ जाएगा। मेहनत करते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, चीज़ें रिवाइज करोगे, तुम भी कर पाओगे। लेकिन जिसका एक बार में अपने आप पहली बार में ही सही हो जाए ना, एकदम क्रीम बालक हो तुम। अजय, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है, और ये एनीथिंग प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों क्यों कर सकता हूँ? ये तो वाई का रिप्लाई है। अगर अगर वर्ब से वाई का रिप्लाई देने लग जाते हैं इन्फिनेटिव, तो क्या काम करते हैं? एडवर्ब का काम करते हैं। ये इन्फिनेटिव है, वर्ब से वाई का रिप्लाई दे रहा है तो एडवर्ब का काम कर रहा है। सिर्फ सिर्फ देखने के लिए, जस्ट टू सी, जो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो खुद भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। सी वट, इन्फिनेटिव, जिरेंट पार्टिसिपल, सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, इनके अंदर वर्ब अंडरस्टूड होती है ऑलरेडी। ये स्माइल क्या बनेगा? ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। ऑन प्रीपोजिशन है, फेस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और हर यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव। बोलो जी, क्लियर हो गया? अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल डिट्टो ऐसा ब्रेक कर दिया है तो आपकी मतलब सब कुछ आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लैरिटी से, आपके ढंग से नोट्स भी बने हुए हैं, आपको चीज़ें टिप्स पर भी हैं, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ बिल्कुल डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें पढ़ते रहोगे, नोट्स अच्छे से रिवाइज करते रहोगे, आप भी कर पाओगे। लेकिन जिन्होंने कर लिया उनके लिए शाबाशी है, मतलब मेरी तरफ से। नेक्स्ट भाजी, अगला बिल्कुल आसान सा है। जैसे प्रोनाउन चैप्टर में एक रटने वाला रूल था, अगर आपको याद हो, 231 123 वाला, कि पॉजिटिव बात हो या नॉर्मल बात हो तो 2 3 1 चलता है, और ब्लेम वाली बात हो, किसी गलत चीज़ के लिए उत्तरदायी होने वाली बात हो तो
1 2 3 चलता है, कुछ याद है? तो ऐसे ही क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस है। क्वालिटेटिव में अगर आपको याद हो, काफ़ी सारे पढ़ाए थे ना, ओपिनियन, किसी चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है। जैसे जैसे मान लो मैंने कहा ब्यूटीफुल, मैंने कहा जी ब्यूटीफुल। अब हो सकता है ना मेरे हिसाब से जो ब्यूटीफुल है वो तुम्हारे हिसाब से भुंडी हो, या तुम्हारे हिसाब से जो ब्यूटीफुल है वो मेरे हिसाब से भुंडी हो, है ना। इससे किस्सा याद आया, इमेजिनरी किस्सा है। मान लो तुम गए एक मिठाई की दुकान में, ठीक है, तुम गए एक मिठाई की दुकान में, तुम अपना कुछ खा रहे हो, समोसे वमोसे जो तुम्हें ठीक लग रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद उधर से एक रस मलाई चलती हुई आई, ठीक है, उधर से एक रस मलाई चलती हुई आई, तुमने भी अपना समोसा एक और ले लिया, तुमने कहा चलो थोड़ी देर और सही, तुम्हें लगा था यहीं खड़ी हो गई अभी खाए वाएगी, आई कांटेक्ट हो जाए काश। उसने भैया 1 किलो गुलाब जामुन पैक कराए, रस मलाई ने गुलाब जामुन पैक करा लिए और वो बाहर निकल गई। तुमने भी समोसा जल्दी से कटक लिया, पीछे पीछे तुम भी हो लिए, तुम देख रहे हो भाई। वो जाके बैठ गई एक बाइक की पीछे वाली सीट पे, ऐसी टुट्टी सी स्प्लेंडर भाई, सच बता रहा हूँ, मतलब 1500 रुपये में कोई भंगार के रेट नहीं ले उसको, ऐसी टुट्टी स्प्लेंडर, ठीक। और उसको चला रहा जो लड़का, उसको चला रहा ऐसा बूंदा भाई, मतलब कितना बूंदा को, मतलब अगर तुम्हें उससे बूंदा लड़का ढूंढना हो तो तुम्हें बाजार में कम से कम 8-10 दिन घूमना पड़े, तब जाके उससे बूंदा लड़का तुम ढूंढ पाओ। और वो उसको जाके ऐसे पीछे बैठ गई, ऐसे चिपट के, पता चल गया तुम्हें सिस्टर तो नहीं है इसकी, तो तुम मन में सोचोगे ना ऐसे कि कलयुग सही में आ गया, तुम्हारे मन से आवाज़ निकलेगी, तुम्हें अपनी दादी की बात याद आएगी, दादी ठीक कहती थी कलयुग तो आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे हिसाब से वो बूंदा है ना, तुम्हारे हिसाब से वो लड़का बूंदा है, या तुम्हारे हिसाब से वो स्प्लेंडर टुट्टी कबाड़ है, उसके हिसाब से तो वो पति परमेश्वर है ना। उसके हिसाब से, रसमलाई के हिसाब से तो पति परमेश्वर है, और वही पति परमेश्वर का वाहन है वही, उसको तो वो लग्जरी वैन से बढ़िया नहीं लग रही होगा, लग्जरी वैन से बढ़िया लग रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये ओपिनियन है आपका, ब्यूटीफुल होना। अब मान लो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, आप उसको सट से सॉल्व कर दो तो आपके हिसाब से वो इजी हो गया, हाँ क्या ना। मेरे हिसाब से कोई चीज़ मान लो महंगी हो, आप में से कोई चीज़, अब जैसे मान लो आईफोन मुझे महंगा लगता है, अब काफ़ी बच्चे हैं भैया आईफोन, सर मेरे पास आईफोन है, iOS के लिए ऐप कब आएगी, मैं क्या लैपटॉप पे चला ले ये एप्लीकेशन डाल के, सर मेरे पास मैकबुक है, मैकबुक मैं क्या आईफोन भी लिए बैठा, मैकबुक भी लिए बैठा रहा, एसएससी की तैयारी कर रहा, वाह। अपना अपना राय है ना। ये जो इस टाइप के वर्ड होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, इजी हो गया, डिफिकल्ट हो गया, कॉस्टली हो गया, गुड हो गया, नाइस हो गया, ये आपकी राय है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, ये आती है ओपिनियन के अंडर में। साइज मतलब क्या होगा, जैसे ये हो गया बिग, स्मॉल, ये सब। एज माने क्या होगा, एज माने यहाँ पे 12-13 साल ऐसे मत कर देना, एज माने होता है न्यू, यंग, ओल्ड, ये सब एज के अंडर में आ गए। शेप में क्या आएगा, शेप में जैसे सर्कुलर, ट्राइंगुलर, स्ट्रेट, ये सब वर्ड आ गए। कलर में रेड ब्लू ग्रीन आ गया, आपको पता ही है। नेशनैलिटी, वैसे नेशनैलिटी प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, नेशनैलिटी प्रॉपर एडजेक्टिव होता है ये बीच में मान लो यहाँ पे इसलिए बताया, मान लो यही सब वर्ड के साथ बीच में नेशनैलिटी भी डाल रखी हो तो यहाँ पे प्लेस होगी, ठीक है। नेशनैलिटी माने प्रॉपर एडजेक्टिव, अगर प्रॉपर एडजेक्टिव भी आए तो उसकी पोजीशन ये वाली होगी। ह्यूमन इमोशन माने मान लो मैं कहूँ टेरिफाइड, डरा हुआ, मान लीजिए मैंने कह दिया टेरिफाइड, डरा हुआ, एंशियस, घबराया हुआ, परेशान, टेरिफाइड, वरिड, एंशियस, ये सब क्या है, ह्यूमन इमोशंस है। मटेरियल माने वुडन, आयरन, कॉपर, ये सब। मेरी बात आई समझ में, हाँ जी। तो अगर आपको कभी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिखने हो, अगर आपको कभी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिखने हो तो उनको इस सीक्वेंस में लिखना, यानी पहले ओपिनियन आएगा, फिर साइज आएगा, फिर एज आएगा, फिर शेप है। और ये कोई भाई ग्रामर का नहीं है, ये जनरल कन्वेंशन है, ये जनरल कन्वेंशन है
किसी किताब में आपको कुछ मिलेगी, किसी में कुछ मिलेगी। जो मैक्सिमम फॉलो होती है, जो कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर या जो ऑक्सफोर्ड फॉलो करता है, वो ये वाली है, ठीक है। कईयों में ना एज और शेप थोड़ा इधर उधर दिए होते हैं, कईयों में शेप पहले एज बाद में से दिया होता है। मैक्सिमम जो फॉलो किया जाता है वो ये मैंने बोर्ड पे जो लिखा है वही फॉलो आपको करना है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, इसका कोई ग्रामर का लेना देना नहीं है, इसका कोई ग्रामर का लेना देना नहीं है। जैसे वो 231 123 वाला कन्वेंशन की बात थी, याद करने वाली बात थी, ये वही याद करने वाली बात है, ठीक। बोला था ना आपको कोर्स शुरू करते समय 95% तो मैं लॉजिकल बना दूंगा, ग्रामर के लॉजिक पे, कॉन्टेक्स्ट के लॉजिक पे, मीनिंग पे आपको मैं तर्क दूंगा कि यहाँ पे ये क्यों आया। भले ही सम और एनी मैंने बताया, लेकिन मीनिंग से उसको क्लियर किया कि यहाँ पे क्यों आया। 5% भाई याद करने पड़ेंगे इसके जैसे। करो ट्राई। ये 3 सेंटेंसेस है, बताओ इसमें क्या एरर है, कैसे सही करेंगे इन्हें। आसान है। उन्होंने खरीदा एक ब्लैक। अब ब्लैक कौन से किस में जाएगा, ब्लैक जाएगा कलर में, है ना। ब्लैक कौन सा वाला है, ये कलर वाला है। बिग कौन सा वाला है, ये साइज वाला है। जर्मन कौन सा वाला है, ये नेशनैलिटी वाला है यानी प्रॉपर। वुडन कौन सा वाला है, ये मटेरियल वाला है। अब इनका क्या कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है, क्या होता है, साइज एज ओपिनियन, साइज एज शेप कलर ऐसे चलता है। ये बिग को अगर मैं उठा के आगे रख दूं तो बाकी सब तो सही लगे हुए हैं। अगर मैं बिग को उठा के आगे रख दूं तो बाकी सब कुछ तो सही लगा हुआ है, हाँ कि ना। अच्छा, इस वाले में ये लॉन्ग किस में आएगा, लॉन्ग आ जाएगा आपका साइज में। वेरी तो एडवर्ब है, ये जिसके साथ लगाओ देखो उसी के साथ रहने दिया करो। वेरी जिसके साथ लगाओ उसको उसी के साथ रहने दो। ब्यूटीफुल आपके हिसाब से क्या हो गया, ओपिनियन हो गया। ब्यूटीफुल क्या हो गया जी, ओपिनियन हो गया। स्ट्रेट क्या हो गया, शेप हो गई जी। अब इनमें से क्या ठीक कर दूं, साइज के बाद शेप आती है, ओपिनियन सबसे पहले आता है। अगर मैं वेरी ब्यूटीफुल को उठा के आगे लिख दूं तो सही हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर वी सॉ, हमने देखी एक एंशियस, घबराई हुई पेल गर्ल, मतलब रंग उसका बिल्कुल ऐसे एंशियस होके बिल्कुल पीला पड़ गया था, जो बेसिकली बैठी थी बेंच पर, ठीक है। अब यहाँ पे एंशियस और पेल, पेल दिखाता कलर को और एंशियस कौन सा है, ह्यूमन इमोशन। तो यहाँ पे पहले कौन सा आएगा, पहले कलर आएगा, तो ये पेल कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। बोलो जी, आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो आगे सिटिंग ये लिखा हुआ है, इसको तोड़ना एक बार, कैसे तोड़ोगे। ये लास्ट वाला जो सेंटेंस, एक बार इसको तोड़ के दिखाना, कैसे तोड़ोगे बताना थोड़ा सा। हाँ जी, वी सब्जेक्ट है, सो वर्ब है, हमने किसको देखा, लड़की को। ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। ये जो सिटिंग है ना बच्चे, ये कोई वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होता तो इससे पहले इज एम आर वाज वर्ब कुछ आता। ये कोई जिरंड भी नहीं है कि ये जिरंड, फिर इसकी वर्ब कहाँ है। इसको तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिल गए सो वर्ब को। तो अगर ये जिरंड है तो नाउन बनेगा, नाउन बनेगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये बच्चे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वी सॉ एन एंशियस पेल गर्ल, वी सॉ पेल एंशियस गर्ल हु वाज सिटिंग लिख दें चाहे डायरेक्ट सिटिंग लिख दें, एक ही बात होती है। कुछ याद आ रहा, मैंने पहले भी बताया था, फ्लाइंग बर्ड्स या बर्ड्स विच वर फ्लाइंग, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो ये जो सिटिंग है, गर्ल की विशेषता बता रहा, कौन सी लड़की जो बेंच पे बैठी थी। ऑन प्रीपोजिशन है, बेंच इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया।
अब वो फ्रेज वराज करना चाहो तो सिटिंग ऑन अ बेंच, ये पूरा का पूरा सिटिंग ऑन अ बेंच, ये पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज है गर्ल के लिए। और इसमें भी अगर पूछो तो ऑन अ बेंच ये सिटिंग के लिए एडवर्बियल फ्रेज है। लेकिन अब वो जो फ्रेज क्लॉज की दुनिया उससे बाहर आ जाओ, उसकी हमें जितनी जरूरत थी उतना हम सीख गए। ऐसे हर सेंटेंस के अंदर ये फ्रेज ये क्लॉज ऐसे करेंगे तो पागल हो जाएंगे। फिर भी वैसे तुम्हें बता दिया कि सिटिंग ऑन अ बेंच ये पूरा का पूरा तो गर्ल के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज है। और इस एडजेक्टिवल फ्रेज पूरे के अंदर एक छोटा एडवर्बियल फ्रेज है जो कि ऑन अ बेंच है सिटिंग के लिए। लेकिन अब उस दुनिया से बाहर आ जाओ, हर एक सेंटेंस में वो मत किया करो। चलो नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला अपना एडजेक्टिव है जी एम्फेटिक एडजेक्टिव। अगला अपना एडजेक्टिव है एम्फेटिक एडजेक्टिव, एम्फेसिस डालने वाला। पहले भी हमने सेंटेंसेस देखे, कुछ याद है? वी सॉ द सेम वुमन, वी सॉ द सेम लेडी, ये पढ़ चुके अपन, है ना। ये जो सेम है ये एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, इस एग्जाम्पल को देखना, इस वाले एग्जाम्पल को देखना। पेपर में ऐसे ही आता है ना जनरली, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, नो एरर। आपको बताना होता है कौन से पार्ट में एरर है। ये पहला वाला सेंटेंस पढ़ना, बताना मुझे कौन से पार्ट में एरर है। हाँ, ये लास्ट वाले में यार, ये जब पेल पहले आ जाएगा ना तो ये आर्टिकल भी चेंज हो जाएगा, एन की जगह पे ए भी हो जाएगा। अब पेल एंशियस गर्ल करना पड़ेगा। पहले तो एंशियस था, वोवल साउंड थी, तब तो एन था। पेल आगे चला गया तो अब अ पेल एंशियस गर्ल करना पड़ेगा। सही कह रहे हो। और ये एक बार कंपाउंड नाउन पढ़ा दिया, कई बच्चे पागल ही हो जाते हैं, सर ये पूरा कंपाउंड नाउन कह ले। कंपाउंड नाउन क्या होता है? क्या होता है कंपाउंड नाउन? जब दो नाउन साथ मिलकर एक चीज का नाम हो जाए, इसी को कहते हैं कंपाउंड नाउन। फिक्स वर्ड होते हैं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाँ के ना, एयर कंडीशनर। यहाँ कहाँ है दो नाउन? एंशियस एडजेक्टिव है, पेल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है। कहाँ है दूसरा नाउन? मुझे दिखाओ। शायद मेरे चश्मा लगाओ, मुझे ना दिख रहा हो, तुम्हें दिख रहा हो, बताओ। और ये कोई फिक्स वर्ड है? जैसे रेलवे स्टेशन अपने आप में एक फिक्स चीज़ का नाम है, बस स्टैंड अपने आप में एक चीज़ का नाम है ना, एयर कंडीशनर अपने आप में एक चीज़ का नाम है। ये कौन सा फिक्स वर्ड है भाई? चलो इसको करके दिखाओ जरा। थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू। हाँ जी, सुनने में अजीब लग रहा है। वेरी गर्ल क्या होता है सर? बच्चे वेरी को ना हमने सारी जिंदगी आज तक एडवर्ब बनते हुए देखा है। ही इज़ वेरी स्मार्ट, स्मार्ट एडजेक्टिव उसके लिए आ गया वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट, वेरी रिच, वेरी इंटेलिजेंट, सारी जिंदगी हमने वेरी को एडवर्ब बनते हुए देखा है। यहाँ पे मैंने इसको नाउन के साथ लगा दिया तो अजीब लग रहा है, लेकिन बच्चे एडजेक्टिव भी होता है। आप डिक्शनरी में टाइप करेंगे वेरी तो आपको एडवर्ब भी दिखाएगा, एडजेक्टिव भी दिखाएगा। जब ये एडजेक्टिव होता है तब इसका कैसा मीनिंग होता है? सेम जैसा मीनिंग ही होता है इसका, वही वाला मीनिंग होता है इसका। एग्जाम्पल देखिए, दो चार आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे आपको, जैसे होता है ना, कई बार आप जिद्दी लगा लेते हो, मुझे तो बाइक चाहिए। अब घर वाले कह रहे हैं स्प्लेंडर ले ले, तू मांग रहा भैया R15। आई वॉन्ट द वेरी बाइक, मुझे तो वही बाइक चाहिए। आई वॉन्ट द वेरी बाइक, मुझे तो वही बाइक चाहिए। ऐसी शी इज़ द वेरी गर्ल, अरे ये तो वही लड़की है पक्का। शी इज़ द वेरी गर्ल, ये वही लड़की है। तो वेरी का मतलब होता है वही वाला, वेरी का मतलब होता है वही वाला। तो शी इज़ द वेरी गर्ल, ये वही लड़की है, वही लड़की है जिसने मेरा बटुआ स्नैच किया था बस में। तो यहाँ पे वेरी कोई एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। शी सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, गर्ल आपका नाउन है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये वेरी इसके लिए आने वाला एम्फेटिक एडजेक्टिव है। वेरी इसके लिए आने वाला एम्फेटिक एडजेक्टिव है। आगे आपको पता ही है कि ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन बन जाएगा,
ये सारी बातें आप जानते ही हो। स्नैच्ड वर्ब हो गया, वॉलेट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, माई इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये सारी बातें तो अब आप करने लग गए होगे। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी। मिस्टर गुप्ता केम टू आवर होम इन हिज ओन कार। मिस्टर गुप्ता हमारे घर आए अपनी खुद की गाड़ी में। ये तो 50 बार तुमने यूज किया होगा यार, है ना। वो अपनी खुद की गाड़ी में आए थे, वो अपने खुद की, ये मेरी खुद की गाड़ी है, ये मेरा खुद का घर है। ध्यान रखना ये जो वर्ड है ओन, इसको भी मैं तोड़ देता हूँ। लो, इसको भी मैं तोड़ देता हूँ। अब काफी बच्चों का डाउट हो सकता है सर यहाँ पे सेम लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, सेम लगाओ, वेरी लगाओ, बात लगभग एक जैसी है। सेम कह दो चाहे वेरी कह दो, बात लगभग एक ही होती है। सेम भी आ सकता है, वेरी भी आ सकता है। बस वेरी पे आर एरर क्यों आया? क्योंकि वेरी आपको अजीब लगता, सेम लगाता तो फट से नो एरर कर देते। वेरी लगाया तो 90% बच्चे इसमें गलती करके आएंगे, ये पार्ट में एरर टिका के आएंगे, इसलिए। केम वर्ब हो गया, कम वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट तो रखेगी नहीं। ये प्रीपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, आर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हाँ के ना। मिस्टर गुप्ता केम टू आवर होम, मिस्टर गुप्ता हमारे घर आए, इन प्रीपोजिशन है, कार इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो ओन वर्ड है ना, खुद का, जब भी आप इसको एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह से लोगे, आप हिंदी में भी बोल के देख लो, इसको सहारा चाहिए। ये अकेला कभी यूज नहीं हो सकता, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसका अकेले नहीं आ सकता, इसको एक पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। अपनी खुद की गाड़ी, मिस्टर गुप्ता हमारे घर आए अपनी खुद की गाड़ी में, इसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाएगा वो क्या लग जाएगा? हिज लग जाएगा। यहाँ पे आपको हिज लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ओन जब भी आप एम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में यूज में लेंगे, ओन शब्द जब भी, ओ डब्ल्यू एन, इसको जब भी आप एम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में यूज में लेंगे, तो इससे पहले आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद लगा के ही आप इसको यहाँ पे यूज में ले पाओगे। तो यहाँ पे आपको मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग हिज लिखना पड़ेगा। मिसेस गुप्ता होगा तो हर ओन का कार कर देते। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है, गोली की रफ्तार से जाओ, वापस आओ, फिर आगे पढ़ते हैं। करो फटाक से। स्नैच माने छीन लेना, झपट लेना। अगर कोई बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा है सर यहाँ पे ओन लिखना क्या जरूरी है, सीधा हिज कार हाँ लिख सकते हो बच्चे। मैंने ये नहीं पढ़ाया कि हिज अकेला कभी नहीं आ सकता, मैंने ये पढ़ा कि ओन अकेला कभी नहीं आ सकता। ओन लिखोगे तो हिज लगाना है, ओन ना लिखो आप सीधा हिज कार अकेला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, करें शुरू, आ जाइए। अब जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बोली थी, हु रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन चैप्टर में हु रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाता था, हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हो जाता था। ऐसे ही विच रिलेटिव प्रोनाउन भी था, विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी था, वट रिलेटिव प्रोनाउन भी था, वट इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी था। आज सर ये विच मैंने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी लिख लिया। यानी विच रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, और विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। ऐसे ही जो वट है, वट रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, वट इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, और वट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। सर मुझे क्या सपने आएंगे, मुझे क्या सपने आएंगे, कब क्या है? अगर तूने ढंग से पहली क्लास के पहले सेंटेंस से कोर्स को किया है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो तू मुझे अपने आप ही बता देगा इसमें विच कहाँ प्रोनाउन है और विच कहाँ एडजेक्टिव है। बताना मुझे। एक तो ये बताना है विच कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, और दूसरा इन दोनों सेंटेंसेस को तोड़ना है। जब आप इनको तोड़ोगे तो आज एक नई बात भी आपको सीखने को मिलेगी ऊपर वाले सेंटेंस से। उसको तोड़ने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग सा फिरेगा, क्या हो रहा है, वही असली मजा है। करो अपने आप, फिर मैं कराता हूँ।
बिल्कुल आसान। जैसे दिस कार, दिस बॉय, दीज बॉयज, दोज बॉयज, अगर आगे नाउन लिखा होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर कोई लिख दे दिस इज माई कार, है ना, दिस के बाद वर्ब लगा दे तो ये प्रोनाउन हो जाता है। बिल्कुल सेम बात वैसी है। जब आपने लिखा विच सॉन्ग, कौन सा गाना, विच सॉन्ग, विच बॉय, विच कार, विच गर्ल, अगर आगे नाउन होगा तो एडजेक्टिव है, और अगर विच के बाद वर्ब आ गई तो फिर प्रोनाउन है। इतनी सी बात थी, हाँ के ना। तो इतनी बात तो हमें क्लियर होगी कि इसमें प्रोनाउन है, इसमें एडजेक्टिव है। ये वाला तो आप अभी तक तोड़ते आए हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ जो आपका विच है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये इस आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, सॉन्ग आपका नाउन हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये दोनों इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ये वाली बातें तो आप करते ही आए हो। इसको जब आपने तोड़ा, इसको जब आपने तोड़ा तो क्या नई बात नोटिस करी? जब इसको आपने ब्रेक किया तो आपने क्या नई बात नोटिस करी? एक्टिव वॉइस में है ये, बी की फॉर्म प्लस V3 तो है नहीं, तो ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करता है, हाँ के ना। तो यहाँ पे काम हो रहा, गाने का गा कौन रहा? यू। तो इसका मतलब ये आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, सिंगिंग आपका मेन वर्ब है, हाँ के ना। आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, सिंगिंग मेन वर्ब है। क्या गा रहे हो? कौन सा गाना गा रहे हो तुम, ये मतलब है ना इसका। कौन सा गाना गा रहे हो तुम, गाने वाला यू, वॉइस एक्टिव, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो जो डूअर होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, सिंगिंग वर्ब होगी। क्या गाया जा रहा है? सिंगिंग व्हाट? सॉन्ग। तो ये बना आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और ये विच बना इसके साथ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ से हमने आज एक नई चीज़ देखी, यहाँ से हमने एक नई चीज़ देखी कि पत्थर की लकीर नहीं है कि सब्जेक्ट से ही सेंटेंस शुरू हो। कई बार वाक्य का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरुआत हो जाती है, जैसे कि ये रहा मेरे आगे। समझ में आया? फिर से देख लो, फिर से देखो। सॉन्ग सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि काम हो रहा गाने का, सॉन्ग कुछ गा नहीं रहा, सॉन्ग को गाया जा रहा है, वॉइस लगी हुई एक्टिव, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, यू सब्जेक्ट बनेगा, सॉन्ग ऑब्जेक्ट बनेगा। सिंपल बात। थोड़ा दोबारा रिवाइज होगा, थोड़ा दोबारा रिवाइज होगा, एक बार ये दो सेंटेंस करो, इनके थ्रू वही कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज होगा। वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। पहले तो ये बताओ कहाँ प्रोनाउन है कहाँ एडजेक्टिव, एरर नहीं है उनमें, कोई एरर नहीं है इन दोनों में, कोई ये नो एरर है दोनों, एरर वेरर नहीं है भाई इसमें कोई। ये आपको खाली समझाने के लिए बताएं, ठीक है, कि व्हाट विच कैसे क्या काम करते हैं। इन दोनों में फिर से बताओगे प्रोनाउन कहाँ है व्हाट और एडजेक्टिव कहाँ है, और फिर ऊपर वाले सेंटेंस को तोड़ोगे। करो ट्राई। हाँ जी। व्हाट प्लान्स, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट एम्स, हाँ के ना। अगर आके नाउन लिखा होगा तो एडजेक्टिव होगा, नहीं लिखा हो तो प्रोनाउन होगा। बिल्कुल बेसिक बात। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे ये बना इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बना जी यहाँ पे? ये यहाँ पे बना इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आर क्या बना आपका? लिंकिंग वर्ब बना। प्लान सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना, योर पजेसिव एडजेक्टिव बना। क्या प्लान्स हैं तुम्हारे? फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है तुम्हारे? फ्यूचर के लिए क्या प्लान है तुम्हारे? सेंटेंस हो गया। व्हाट प्लान्स हैव यू मेड फॉर योर फ्यूचर? क्या प्लान बनाए हैं तुमने तुम्हारे फ्यूचर के लिए? इस पर प्लान के साथ लगा हुआ ये वर्ट नाउन के साथ लगा तो एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन अब इसको तोड़ा जब आपने तो फिर थोड़ा दिमाग खर्च हुआ होगा। प्लान कुछ बना रहे हैं कि प्लान को बनाया जा रहा है? प्लान कुछ बना रहे हैं कि प्लान को बनाया जा रहा है? सर प्लान बनाए जा रहे हैं, हाँ के ना। वॉइस एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है सर, हैव के साथ V3 लगाओ, बी की फॉर्म प्लस V3 तो है नहीं। तो एक्टिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है,
काम हो रहा है प्लान बनाने का, कौन बना रहा है, यू। तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा जी, क्या बनाया जा रहा है, मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, प्लान्स, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। बोलो भाई, आई कुछ क्लैरिटी, एरर नहीं है इसमें कोई, ये तो खाली आपको थोड़ा सा बस नया नमक चखाने के लिए लिखा है कि वट कैसे प्रोनाउन बनता है, कैसे एडजेक्टिव बनता है, कैसे कई बार ऑब्जेक्ट से शुरुआत हो जाती है, कोई नई चीज़, ठीक है। एरर जो इसमें जो एरर अपन ने पढ़ना है वो यहाँ से आएगा, हुज का एक एरर आता है वो अपने को देखना है। उससे पहले उस एरर को सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए एक छोटी सी बात, आपने पढ़ रखा होगा ये अपोस्ट्रोफी एस कभी नॉन लिविंग थिंग पर नहीं लिखता। बिल्डिंग्स पेंट नहीं कह पाओगे, कार्स टायर नहीं कह पाओगे, बिल्डिंग्स कॉस्ट नहीं कह पाओगे, क्या कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है, द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, द कलर ऑफ द बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाँ कि ना। लिविंग बिंग के साथ दोनों अलाउड है, चाहे आप रमन्स कार कह दो चाहे द कार ऑफ रमन कह दो, बात एक ही होती है, लेकिन प्रेफर इसको करना। चल तो ये भी जाएगा, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग है तो अपोस्ट्रोफी एस से बना लो, वो छोटा है, कंसाइज है, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब यहां से मैंने आपको ये सिखाया यहां से मैंने आपको ये सिखाया कि नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस मत लगाना, नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस मत लगाना, ऑफ से स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। कभी भी जब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वहां पे अपोस्ट्रोफी एस वगैरह है, कोई चीज पोजेशन मतलब बन नहीं पा रहा और किसी तरीके से, तो फिर हम ऑफ का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब जरा एक बार पहला और दूसरा सेंटेंस पढ़ के देखना, इसमें आपको कुछ गलती नजर आती है, कुछ दिमाग अपने आप चलता है। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस पढ़ के देखना जरा एक बार, पहला और दूसरा सेंटेंस एक बार पढ़ के देखो जरा। हाँ जी, कुछ गड़बड़ लगी, उन्होंने गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। दे ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है जबरदस्ती कहीं घुस जाना। ब्रेक इनटू जैसे लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, वर्ब प्लस में एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगाकर अगर एक वर्ब क्रिएट कर ली जाए, वर्ब में कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन लगाकर अगर एक नई वर्ब क्रिएट कर ली जाए जिसका मतलब कुछ और होता है, जैसे ब्रेक माने तो तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक इनटू माने क्या होता है, जबरदस्ती कहीं घुस जाना, हाँ के ना। ऐसे लुक माने तो देखना होता है, लेकिन लुक आफ्टर माने देखभाल करना, लुक इनटू माने छानबीन करना, तो इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो वो जबरदस्ती उस घर में घुस गए बेसिकली चोरी वोरी करने के इरादे से, तो उन्होंने ब्रेक इनटू कर लिया उस घर में, कौन से घर में, जिसका ओनर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जिसका ओनर ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इतनी बात आ रही है समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये है भाई कि हुज जो होता है ना, ये हु का पजेसिव वर्जन है, ये हु का पजेसिव वर्जन है, और हु किसके लिए आता है, हु तो ह्यूमन बींग्स के लिए आता है। आप ये कह सकते हो हम एक लड़के से मिले थे, वी मेट द बॉय हुज फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। हम एक लड़के से मिले जिसके पिताजी, वी मेट द बॉय, हम उस लड़के से मिले जिसके पिताजी हुज फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। कुछ याद है, प्रोनाउन के अंदर एक सेंटेंस कराया था मैंने प्रैक्टिस वाले के अंदर कि वी मेट द वुमेन हुज ऑल सन्स आर मैरिड एंड वेल सेटल्ड। कुछ याद है, जिसके बच्चे, औरत जिसके बच्चे, लड़का जिसके पिताजी, याद आ रहा। ये हुज जो है एक ह्यूमन बीइंग का किसी नॉन लिविंग थिंग पर तो पोजीशन बनवा सकता है, लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन नहीं बनवा सकता। हुज को देखो क्या बोला मैंने,
देखो, जरूरी नहीं कि इस साइड पे पिताजी या भाई हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई चीज हो। वो लड़का जिसकी गाड़ी चोरी हो गई, वो लड़का जिसकी गाड़ी चोरी हो गई, द बॉय हुज कार वाज स्टोलन यस्टरडे। लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हुज शब्द बेसिकली करता क्या है, हुज शब्द का काम क्या है, एक ह्यूमन बीइंग का किसी चीज पर पोजेशन बनवाएगा। अब वो चीज कोई दूसरा ह्यूमन भी हो सकती है, कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने कहा इस हुज के काम को थोड़ा सा ध्यान से देखना। हुज क्या करता है? हुज का काम होता है एक ह्यूमन बीइंग का पोजेशन बनाना किसी चीज पर। वो चीज दूसरी ह्यूमन बीइंग भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का पोजेशन बनाएगा किसी चीज पर। वो लड़का जिसके पिताजी, वो लड़का जिसका भाई, वो लड़का जिसकी गाड़ी, वो लड़का जिसका घर, वो लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड, वो लड़का जिसका कुत्ता। मेरी बात आ रही है समझ में? तो हुज शब्द का काम है एक ह्यूमन बीइंग का किसी दूसरी चीज पर पोजेशन बनाना। वो दूसरी चीज कोई ह्यूमन भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है, लेकिन अधिकार एक ह्यूमन का होगा किसी दूसरी चीज पर। क्लियर हुआ? अब यहां पे हमने क्या लिख दिया? यहां पे हमने लिख दिया उन्होंने गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत, गाड़ी जिसकी कीमत। हुज का काम क्या था? एक ह्यूमन बीइंग का किसी चीज पर पोजेशन बनाना। यहाँ तो गाड़ी का पोजेशन बना दिया प्राइस पर, गाड़ी तो नॉन लिविंग है। ऐसे ही इधर देखो, वो एक घर में घुस गए, जिसका ऑनर, वो एक घर में घुस गए जिसका जो ऑनर है ना वो ऑस्ट्रेलिया रहता है। अब घर का पोजेशन बना दिया ऑनर पर, घर तो नॉन लिविंग है। मेरी कुछ बात आई आप लोगों को समझ में? मैंने कहा हुज का काम नोटिस करो, हुज करता क्या है इंग्लिश में। हुज का काम है एक ह्यूमन बीइंग का किसी नॉन लिविंग थिंग पर या ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन पर पोजेशन बनाना। जिसका अधिकार है वो ह्यूमन बीइंग हो सकता है, इधर कोई चीज हो सकती है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकती है, चीज भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है, लेकिन जिसका अधिकार है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग हो सकता है। हाँ कि ना? अब यहाँ तो गाड़ी का अधिकार बना रहे हो, यहाँ घर का अधिकार बना रहे हो, तो गड़बड़ हो गई, तो हुज तो आ नहीं पाएगा। अब काफी लोग सोचेंगे एक काम करो विच लगा देते हैं। काफी लोगों के मन में आवाज आएगी कि सर हुज नहीं आ पा रहा तो विच लगा दो, नॉन लिविंग के लिए विच आता ना, तो विच लगा लो। लेकिन विच में पोजेशन नहीं है, विच तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही बन सकता है, विच कब से पोजेशन बनाने लगा? मेरी बात आ रही समझे? हुज का मतलब क्या होता है? जिसका, वो लड़का जिसके पिताजी, वो लड़का जिसकी गाड़ी। जो पोजेशन वाली सेंस है, अधिकार वाली सेंस है, ये थोड़ी आ जाएगी विच लगा देने से। ऐसे लिख दो दे बॉट अ कार विच प्राइस, चल जाएगा? गड़बड़। तो समस्या तो ये है कि हुज का यूज गाड़ी का किसी चीज पर पोजेशन बनाने के लिए नहीं लिया जा सकता। हुज का यूज घर का किसी चीज पर पोजेशन बनाने के लिए नहीं लिया जा सकता। समस्या तो ये है। समाधान इसका अकेला विच लगा के होगा नहीं। विच लगाओ, दैट लगाओ, कुछ भी लगा लो, नहीं होगा समाधान, क्योंकि उनमें पोजेशन नहीं है, उनमें अधिकार नहीं है। फिर क्या इलाज है? अभी पीछे क्या बताया? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करते हैं? सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करते हैं? घी को गैस पर रख के गर्म कर देते हैं, ठीक है, और फिर डिब्बा टेढ़ा कर लेते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे घी को गर्म कर देंगे। ये सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, कार उसका ऑब्जेक्ट है। उन्होंने गाड़ी खरीदी, मुझे कहना है जिसकी कीमत। हुज आ नहीं सकता, विच में पोजेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा, इन दोनों को हटा के मैं लिख दूंगा द प्राइस ऑफ विच, द प्राइस ऑफ विच। उसको मैं ऐसा लिख दूंगा, दे बॉट अ कार, उन्होंने गाड़ी खरीदी, द प्राइस ऑफ विच, जिसकी कीमत। कुछ मेरी बात आई समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं? अब इसको अगर ब्रेक करने की बारी है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी उस पर आएंगे, एक बार इसको और देख लो। इसको ब्रेक भी कराता हूं, थोड़ा ट्रिकी है। एक बार इधर देखो, इसकी बात करें, ये सब्जेक्ट है, ये ब्रेक इनटू क्या बन गया? ये फ्रेजल वर्ब बन गया, हाउस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उन्होंने घर में ब्रेक इन कर दिया। कौन से घर में? जिसका ऑनर। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? द ऑनर ऑफ विच, द ऑनर ऑफ विच, ऐसे लिखना पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? तो यहां पे अब एक चीज छोटी सी और नोटिस करोगे ताकि उसको ब्रेक करने में मदद मिले। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, अब उसको ब्रेक करने में मदद मिले उससे एक चीज नोटिस करो। देखो,
अपोस्ट्रोफियस लगाते थे तो क्या होता था, पहले वो लिखते थे जिसका अधिकार है, फिर वो लिखते थे जिस चीज पर अधिकार है। ऑफ लगाया, मीनिंग बिल्कुल सेम है लेकिन स्ट्रक्चर देखो, पहले वो चीज आ गई जिस चीज पर अधिकार है और फिर जिसका अधिकार है वो बाद में आ गया, हाँ कि ना। ऑफ लगाने से पोजीशन तो बन जाता है लेकिन स्ट्रक्चर पलट जाता है। अब यहाँ पे जरा देखने की समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जरा देखने समझने की कोशिश करना, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, अब काफियों को ऐसा लग रहा होगा कार नाउन के साथ प्राइस नाउन कैसे आ गया, वो ऑफ की मजबूरी के कारण आ गया। अगर नॉर्मल पोजीशन बन जाता किसी चीज से, अपोस्ट्रोफियस से, हुज वगैरह से, तो सीधा लिख लेते, लेकिन ऑफ में आपको पता है कि स्ट्रक्चर फ्लिप हो जाता है। ये जो विच लिखा हुआ है ना, जिसका मतलब गाड़ी है, उन्होंने गाड़ी खरीदी, उन्होंने गाड़ी खरीदी जिसकी कीमत, ये विच क्या है, गाड़ी है। तो ये जो विच है ना, ये जो विच है, जनरली तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह कहाँ देखे थे, बीच में देखे थे। अब ये ऑफ लगा होने की वजह से फ्लिप हो गया एक्चुअली। मेरी बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे ये प्राइस सब्जेक्ट नंबर 2 है, नेक्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये विच प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनते हैं, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। प्रोनाउन होने के नाते क्या करते हैं अगले क्लॉज में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जरूरी है क्या वर्ब का ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने, प्रीपोजिशन का भी तो बन सकता है। तो यहाँ ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। वॉज आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, हाई आपका एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये वेरी आपका एडवर्ब हो गया। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, ये ब्रेक करना अगर नहीं भी आ रहा समझ में, अगर ये ब्रेक करना नहीं भी आ रहा समझ में, तो भी कोई लोड लेने की बात नहीं है, ठीक है, तो भी कोई लोड लेने की बात नहीं है। लेकिन वैसे बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को दिक्कत ये होगी कार और प्राइस साथ में कैसे आ गए, दो नाउन साथ में कैसे आ गए। ऑफ की वजह से बच्चे स्ट्रक्चर फ्लिप हुआ है, इसलिए आपको ये अजीब लग रहा है, ठीक है। और काफ़ी बच्चों के मन में डाउट हो सकता है, सर विच की जगह दैट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते बच्चे। ये जो पोजेशन वाला है ना, ऑफ विच जिसका, इसमें विच से ही बन सकता है, ये काम दैट नहीं करता है। इस पे आ जाइए फिर से वही, इसके अंदर सर हाउस और ऑनर कैसे साथ में आ गए, ये विच की वजह से फ्लिप हो गया बच्चे। इसमें क्या है, ये ऑनर सब्जेक्ट नंबर 2 है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये विच इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लिव्स वर्ब है, इन प्रीपोजिशन ऑस्ट्रेलिया इसका ऑब्जेक्ट। लिव वर्ब इंट्रांजिटिव है, यहाँ पे रहना, कोई एक्शन का ट्रांसफर हो नहीं रहा। ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है, ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है भैया, हुज बुक्स आर लाइंग ऑन माई टेबल, ये मैंने इसलिए लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई बार क्या है ना, कई बार बच्चे कुछ अपना और ही समझ लेते हैं, हालांकि मैंने 4-5 बार बोल दिया। अब यहां पे मैंने लिख दिया किसकी किताबें पड़ी है मेरे टेबल पे, ठीक है। तो बच्चा क्या कहता है, बच्चा क्या कहता है, सर ये गलत है, हुज का यूज तो ह्यूमन बीइंग के लिए होता था, हुज का यूज तो ह्यूमन बीइंग के लिए होता था, आपने इसको बुक्स के लिए कर दिया, गलत हो गया। मैं जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, मैं जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद कभी ऐसा सेंटेंस दिखता है बच्चे को, तो कहता है सर हुज का यूज तो ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, आपने बुक्स के लिए कर दिया, गलत हो गया। क्या ये गलत है? सोच एक बार, थोड़ा दिमाग यूज कर वापस। मैंने क्या कहा, हुज का यूज कहाँ होता है, एक ह्यूमन बीइंग का किसी चीज पर पोजेशन बनाने के लिए। वो चीज कुछ भी हो सकती है, वो एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, दूसरा ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, लेकिन अधिकार एक ह्यूमन बीइंग का होगा किसी चीज, दूसरी चीज पर। वो चीज ह्यूमन बीइंग कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसकी किताबें पड़ी हैं मेरे टेबल पर, चीजों पर अधिकार है, और मैं पूछ रहा हूं किसका है, वो तो ह्यूमन बीइंग ही है ना। हुज का काम क्या था, एक ह्यूमन बीइंग का किसी चीज पर अधिकार बनाना। क्या यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया मैंने? बुक का थोड़ी किसी चीज पर अधिकार है, बुक पर किसी का अधिकार है, तो ये एकदम सही है। यहां पे हुज क्या बन रहा है, ये आपका इंटरोगेटिव प्लस में पॉजेसिव। हुज क्या है, इंटरोगेटिव भी है, सवाल भी टाइप का है, और साथ में पोजेशन भी दिखा रहा है। इंटरोगेटिव प्लस में पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। बुक्स क्या बना आपका, सब्जेक्ट, आर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, आर बनेगा लिंकिंग वर्ब। किसकी किताबें पड़ी हैं मेरे टेबल पर, ये बनेगा मेन वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब। लाइंग बनेगा आपका एडजेक्टिव यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, लाइंग बनेगा एडजेक्टिव यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस पूछा जा रहा है कि मेरी टेबल पर किसकी किताबें पड़ी हैं। बोलो जी, ये वाला है जी नो एरर, ये सेंटेंस है नो एरर। ये खाली आपका थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए कराया गया। काफी बार बच्चे कुछ भी अपने, हालांकि 20 बार बोल दिया मैंने, हुज का काम है एक ह्यूमन बीइंग का किसी दूसरी चीज पर अधिकार बनाना।
वो दूसरी चीज़ बच्चे कुछ भी हो सकती है, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का पोजेशन होगा किसी चीज़ पर। और यहाँ पर वही चीज़ है, किसकी किताबें पढ़ी हैं मेरे टेबल पर, किताबों का पोजेशन नहीं है, किताबों पर पोजेशन है किसी ह्यूमन बीइंग का जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। बोलो जी, क्लियर हो गया? चलो जी, इसके साथ अपनी एडजेक्टिव की टाइप्स हो गई हैं खत्म। अब अपना एडजेक्टिव का मिसलिनियस चालू हो रहा है। ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस 5-7 मिनट का एक रूल और देख लो, फिर आज की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, देखो जरा। हाँ जी, डोंट यूज एडवर्ब टू क्वालिफाई दीज एडजेक्टिव्स। इन एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज मत किया करो। कुछ याद है, एक टर्म पढ़ी थी अपने, नॉन ग्रेडेबल, जिनकी तुलना नहीं हो सकती, जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट आप लिख सकते हो, है ना। वेरी रिच वर्ड भी यूज कर लेते हैं, है ना। ही इज मच रिचर देन कुणाल, ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं ज्यादा अमीर है, ऐसा भी कह सकते हो। उन एडजेक्टिव की तुलना हो सकती है, कोई एक दूसरे से अमीर गरीब हो सकता है ना। रिच, रिचर, रिचेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, तुलना हो सकती है। देखना इनकी हो सकती है, देखना इनकी हो सकती है क्या? हाँ जी, बताओ जरा। तो इनमें को तुलना हो पाएगी, ऐसा हो पाएगा कम इम्पॉसिबल, ज़्यादा इम्पॉसिबल। वो काम इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। जो काम इम्पॉसिबल है नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अब कम इम्पॉसिबल, ज़्यादा इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ तो हो नहीं पाएगा, हाँ कि ना। ऐसे ही यूनिवर्सल, ऐसे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जो चीज़ हर जगह पाई जाती हो, कम यूनिवर्सल, ज़्यादा यूनिवर्सल। इटरनल जो कभी ना मरे, भगवान के लिए यूज़ होता है। शाश्वत, कम इटरनल, ज़्यादा इंटरनल। एंटायर का मतलब होता है सारा का सारा, एंटायर का मतलब होता है सारा का सारा। कम है सारा का सारा, ज़्यादा सारा का सारा। चीफ, आइडल, सुप्रीम, परफेक्ट, इन सब का मतलब होता है सबसे बढ़िया। एक्सीलेंट मतलब सबसे बढ़िया। तो एक कम एक्सीलेंट, ज़्यादा एक्सीलेंट, कम सुप्रीम, ज़्यादा सुप्रीम, कम परफेक्ट, ज़्यादा परफेक्ट, ऐसा कुछ हो पाएगा क्या? ऐसा कुछ हो पाएगा बताओ? ऐसे ही रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, अब ये शेप के नाम है। जो चीज़ सर्कल हो गई, अब कम सर्कुलर, ज़्यादा सर्कुलर क्या हो सकता है? साइज हो सकता है, हाँ ये बड़ा है, छोटा है। कम सर्कुलर, ज़्यादा सर्कुलर क्या हो पाएगा? जो चीज़ एम्प्टी है, मतलब खाली है, बिल्कुल एक बूंद भी नहीं है, कम एम्प्टी, ज़्यादा एम्प्टी क्या होगा? ऐसे ही फुल, मान लो ये ग्लास है, मान लो ये ग्लास है, ठीक है। अब इसके अंदर कितना पानी हो जब इसको फुल कहोगे तुम? इसके लिए फुल वर्ड बच्चे तभी यूज किया पाया जाएगा जब एक बूंद भी डले तो बाहर आए। अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी के लिए फुल वर्ड यूज होता है। तो कंप्लीटली फुल ऐसे कुछ मत लिखा करो, स्पोकन में खूब चलता है, दिस ग्लास इज कंप्लीटली फुल। इवन डिक्शनरी के एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन पेपर में नहीं लगाना आपको। अगर आप वाक्य में कहना चाहते हो ना, अगर आपका कभी जीवन में मन करे कि आधा भरा कहना है, 3/4 भरा कहना है, तो फिर फिल्ड वर्ड का यूज कर लिया करो। हाफ फुल कभी मत लिख देना। अगर कभी कहना हो कि आधा भरा है तो हाफ फुल मत लिख देना। फुल का मतलब होता है कि एक बूंद भी डले तो बाहर आएगा। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड कर लिया करो, यहाँ पे हाफ फिल्ड कर लिया करो अगर कभी मन करे तो, ठीक है। 3/4 फिल्ड कर लिया करो, 3/4 भरा हुआ पार्शली फिल्ड कर लिया करो, ठीक है। ऐसे ही हाफ एम्प्टी मत लिख देना कभी, हाफ अनफिल्ड कर लिया करो। क्लियर हो गया? डेड माने मरा हुआ, डेड माने मरा हुआ, है ना। अब कम मरा हुआ, ज़्यादा मरा हुआ, हिंदी फिल्मों में अधमरा कह लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि मान लो रोड पे दो कुत्ते मरे पड़े हैं, ये वाला थोड़ा ज़्यादा मर गया, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, हाँ के ना। अब फ्री जो होता है, फ्री के दो मतलब होते हैं, एक तो खाली वाला फ्री, आज मैं थोड़ा ज़्यादा फ्री हूँ, नॉर्मल जितना रहता हूँ वहाँ से ज़्यादा फ्री हूँ, तब तो कम फ्री ज़्यादा फ्री हो सकता है। लेकिन एक फ्री का मतलब होता है मुफ्त का। अब क्या हुआ, आजकल कंडीशन अप्लाई आने लग गई है ना। बिग बाजार की शॉपिंग पर 3,000 की शॉपिंग पर 3,000 का सामान मुफ्त। अब असली फ्री नहीं है वो, फिर टर्म से ऊपर छोटा सा स्टार मार्क होगा, उसमें बातें अलग अलग और लिखी जाएंगी कि वो जो 3,000 है ना, 100 रुपए के कूपन है वो, 100 रुपए का कपड़ों का, 100 रुपए का बर्तन का, 100 रुपए में हमारे पास कुछ आएगा नहीं, आप
500 का जब बर्तन लेंगे तो उस पर 100 रुपये छूट हो जाएगी। तो कायदे से ग्रामर ये कहती है, ग्रामर ये कहती है कि यहाँ पे, ग्रामर ये कहती है कि यहाँ पे ये जो फ्री है ना, इसके साथ कुछ मत लगाओ, एब्सोल्युटली फ्री, 100% फ्री, कंप्लीटली फ्री मत लगाओ। लेकिन आज की दुनिया ऐसी है कि बताना पड़ जाता है, ठीक है। तो ग्रामर के हिसाब से तो एब्सोल्युटली फ्री, 100% फ्री, कंप्लीटली फ्री गलत होते हैं, लेकिन क्या करें, आज की दुनिया ऐसे लिखना पड़ता है, कंप्लीटली फ्री, 100% फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। यूनिक आपको पता ही, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो कुल मिला के सीधी सीधी बात, कॉमन सेंस की बात है कि ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो अपने आप में एब्सोल्यूट हैं, जो अपने आप में टॉप पे है, प्राइम पे है, इनमें कोई कम ज़्यादा की संभावना नहीं है, ठीक है। एक चीज मैं स्टार मार्क करके यहां पे लिख देता हूं कि इसमें जो परफेक्ट वर्ड है मॉडर्न इंग्लिश में परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट ऐसे यूज कर लेते हैं। अब तुम पूछोगे सर पेपर में आएगा, मान लो मोस्ट परफेक्ट लिख रखा हुआ, तो मैं एरर मार्क करूं कि नहीं करूं, है ना। तो वहीं स्टार मार्क करके जब ये बात लिखोगे नीचे लिख लेना, मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से तो ठीक है, पेपर में इसको मार्क करेंगे कि नहीं करेंगे उसके लिए लिखना। अगर पेपर में कभी मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट जैसा शब्द दिखाई दे और सेंटेंस में कोई और एरर ना हो, तब तो इसे मार्क करेंगे, और यदि कोई और एरर हो तो इसे वीक एरर मानकर या मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सही मानकर छोड़ देंगे। कुछ ईच अदर वन अनदर याद है प्रोनाउन चैप्टर में, ईच अदर 2 के लिए आता है, वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए आता है, लेकिन मैंने कहा मॉडर्न इंग्लिश में सिनोनिम हो गए। इनके एरर तभी मार्क करना जब सेंटेंस में कोई और एरर ना हो। सेम बात यहाँ पे, सेम बात यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यूनिक के साथ ना कई बार मोस्ट यूनिक वर्ड यूज कर देते हैं, चल जाता है, वो वीक एरर की कैटेगरी में आएगा। वो जो बात है वो वीक एरर की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। वो तभी मार्क होगी जब सेंटेंस में कोई और एरर नहीं होगा, कोई और एरर होगा तो फिर मोस्ट यूनिक को अपन चला देते हैं, ठीक। चलो एक बार ये 3 सेंटेंसेस करो जरा। ये 3 सेंटेंसेस है, इनको कर दो फिर छुट्टी हो जाएगी। हाँ जी, आसान है। मेरा गिलास पूरा भर चुका है, मान लो आप सब बैठ के पीने का माहौल बना रखा आपने। अब जो पैक बनाने वाला खुद ही भंड हो चुका है, वो डाले जा रहा है, उसमें डाले जा रहा है। तो अब गिलास भर गया और क्यों डाल रहा, खराब कर रहा। तो मेरा गिलास पूरी तरह भर चुका है, तो और शराब मत डालो इसमें। अब फुल वर्ड का भी यूज करते हैं, जब उसके अंदर एक बूंद भी डालो तो बाहर आए। क्यों लगा रहे हो कंप्लीटली, मैं फिर बता रहा हूँ, स्पोकन में खूब चलता है, इवन डिक्शनरी के सेंटेंस में मिल जाएगा आपको, लेकिन पेपर में आपको कंप्लीटली नहीं लगाना। ये जो ड्रेस है तुम पे एक्सीलेंट लग रही है, मतलब गजब लग रही है, तो तुम्हें खरीद लेनी चाहिए। एक्सीलेंट में बच्चे मोर एक्सीलेंट, लेस एक्सीलेंट, ज़्यादा एक्सीलेंट, कम एक्सीलेंट नहीं हो पाएगा। ये जो टास्क है ज़्यादा इम्पॉसिबल है, इसलिए ये जो टास्क है ज़्यादा इम्पॉसिबल और इसे कोई नहीं कर पाएगा। कोई चीज़ इम्पॉसिबल होगी तो हो गई, कम इम्पॉसिबल, ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया जी। चलो जी, तो ये थे अपने आज का एडजेक्टिव चैप्टर।